I have done my send the notes, right? Okay. So now we discuss the disaccharides. So yesterday we discussing about the monosaccharides and discussed about the glucose, fructose, and the structures and the reactions of the glucose, glucose and fructose, right? Next we will discuss the disaccharides. ओके, डाइसैकराइड मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि दो मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं, राइट? तो हमारे यहाँ पे एग्जांपल है सुक्रोज है, मैल्टोज है, these two examples are there. One is lactose, so that we discuss. First is the sucrose. तो जब भी हम लोग डाइसैकराइड डिस्कस करते हैं, सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए वो कौन से मोनोसैकराइड से मिलके बना है, राइट? You have to know which by which monosaccharide it is made of. So जो सुक्रोज होता है, it is made up of अल्फा डी ग्लूकोज and beta D fructose. इससे मिलके बना होता है। कैसे कनेक्टेड होते हैं दोनों एक दूसरे से? तो पहले इनकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे कनेक्टेड, राइट? तो अल्फा जी ग्लूकोज आपका कैसा दिखता है? सॉरी, यहाँ पे वो होता है HOH OHH and CH2OH and H. So this is your alpha G glucose and then we'll make the beta G fructose. Okay, so H CH2OH and then here OH H HOH and then here CH2OH H CH2OH and here OH. So this is carbon number 1, this is 2, this is 3, 4 and 5. Here this is 1, this is 2, this is 3 and 4 and 5 and this one is 6. Now so अभी क्या होता है? This is alpha G glucose and this is beta G fructose, right? आप देख सकते हैं ना CH2OH एंड पोजीशन नंबर 1, 2 पे CH2OH एंड OH एक दूसरे के एंटी पोजीशन में है, तो क्या बन गया? बीटा जी ग्लूकोज। यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन नंबर 1 पे एंड पोजीशन नंबर 2 पे OH सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बन गया? अल्फा बन गया, राइट? नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये OH और ये OH कंबाइन होके ईथर लिंकेज बना लेते हैं। ये कंबाइन होकर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं एंड इस तरीके से एक ईथर लिंकेज बन जाता है। नो सॉरी, ऊपर H होगा, नीचे OH होगा। OH then H CH2OH, here H OH H and then H OH and then CH2OH H, right? So this particular linkage is known as glycosidic linkage. नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स जिस लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उस लिंकेज का नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा जी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 एंड बीटा जी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 4 के बीच में बना हुआ है। सॉरी, कार्बन नंबर 1 बीटा जी फ्रक्टोज का भी है एंड कार्बन नंबर 1 अल्फा जी ग्लूकोज का भी है।
So C1 of alpha G glucose and C1 of beta G fructose, right? Yes, sir. Okay, now one more thing we can see. यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन था, now एनोमेरिक कार्बन इज नॉट फ्री. तो एनोमेरिक कार्बन की प्रेजेंस की वजह से ही कार्बोहाइड्रेट टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट देते हैं. अब यहाँ पे देखो ये हेमी एसिटल बचा ही नहीं. वाई द कार्बोहाइड्रेट गिव द टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट. आपका जो ग्लूकोज था, जो फ्रक्टोज था, वो टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट क्यों देता है? बिकॉज उसका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है. फॉर दैट रीजन इट गिव द टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमी एसिटल नहीं बचा ना. नाउ इट इज नॉट हेमी एसिटल. So that's why it will no longer give the Tollens reagent test, and that's why it becomes non-reducing sugar. So sucrose is non-reducing sugar. This point is clear or not? Yes, sir. यदि कहीं पे एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा, because due to presence of anomeric carbon that group becomes hemiacetal, and due to the hemiacetal group it gives the Tollens reagent test. And when it forms the glycosidic linkage, the hemiacetal group is no longer preserved, so it will no longer give the Tollens reagent test, and that's why it is known as non-reducing sugar, right? Yes, sir. Does not give Tollens reagent test. Tollens reagent test. Clear? Yes, sir. Okay. Copy कर लिया? Yes, sir. Next we will discuss the maltose. So maltose is formed of alpha G glucopyranose and alpha G. हाँ, इसमें दोनों ही अल्फा जी ग्लूकोपाइरानोज ही रहते हैं. So both are alpha D glucopyranose. Both are alpha G glucopyranose. So how they are connected? Let us see. So एक अल्फा जी ग्लूकोपाइरानोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4. दूसरे कार्बन नंबर 4. Yes, sir. HOH, CH2OH and H. Here this will be HOH, HOH, OH, H, HOH and CH2OH, H. now यहाँ पे दोनों OH मर्ज करके वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं. Okay, now so you can see here glycosidic linkage is between carbon number 1 and carbon number 4, right? And here we can see जो दूसरा वाला आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है कि नहीं? So this anomeric carbon is free, so it will give the Tollens reagent test, and that's why it is reducing sugar. It will give Tollens reagent test. Tollens reagent test, because here we can see carbon number 1 is free of another glucose molecule, right? Yes, sir.
and that's why it becomes reducing sugar, right? तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे whether maltose is reducing sugar or not. ओके, ग्लाइकोसिजिक लिंकेज किस किस कार्बन के बीच में है. ओके, तो इसमें भी लिंकेज बोलते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं ना. हाँ, ये कोई भी जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं उसमें जो मोनोसैकेराइड जिस लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको ग्लाइकोसिजिक लिंकेज ही बोलते हैं. देखिए ना, इट हैज सेम नेचर, राइट. अच्छा. So sucrose was non-reducing sugar. Maltose is reducing sugar because it gives Tollens reagent test. Why? Because carbon number 1 of another, yeah, one of the glucopyranose ring is free, right? अच्छा. Done. एक सेकंड. हाँ सर, डन. Okay. Next we'll see the lactose. Okay, so lactose, इसमें इसके मोनोमर्स क्या रहते हैं? इसके मोनोमर्स होते हैं बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. मोनोमर्स है बीटा डी galactose and beta D glucose. Okay. OH, H, OH, 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 and CH2OH and H. Now we can see this is the beta G glucose. Beta G galactose. And then beta G glucose, OH, HOH, OH, HOH and CH2OH, H. Now we can see what is the difference between beta G glucose and beta G galactose. There is difference in the configuration at carbon number 4. हाँ सर. Everything else is same. Only the configuration at the carbon number 4 get reversed. Okay. हाँ सर. तो ध्यान रखिएगा इसमें. There is no other difference. Only the configuration at the carbon number 4 is reversed. Okay. यहाँ पे देखो क्या होगा, ये OH और ये OH मर्ज होकर वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देंगे एंड ग्लाइकोसिजिक लिंकेज बना लेंगे. So this is not carbon, right? इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में बनाया है, राइट. OH, H, OH, OH, H, and then H, and this will be like this.
and then CH2OH and H. And then here H, H, OH, H, OH, H, and CH2OH and H. So this is the glycosidic linkage. So glycosidic linkage is between carbon number 1 and carbon number 4, right? And we can see the carbon number 1 of alpha G glucose is free, so it will give Tolle's reagent test, and that's why it is a reducing sugar, right? sir. Gives Tolle's reagent test. Tolle's reagent test. Why? Because carbon number 1 is free, and hence it becomes reducing sugar, right? It becomes reducing sugar. So lactose is also reducing sugar. Maltose is also reducing sugar. Sucrose is non-reducing sugar, right? Sir. So these are 3 disaccharides which are there in our syllabus. इनके मोनोमर्स को ध्यान रखिएगा. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन से कार्बन के बीच में बनता है ध्यान रखिएगा. And whether they will give Tolle's reagent test or not, that you have to keep in mind. Then एक सेकंड. okay. So next we'll see the polysaccharides. Polysaccharides, which are consist of a large number of monosaccharides. Okay, for example, I have first one is cellulose. So what is the monomeric unit in the cellulose? Monomeric unit is beta D glucose. Monomeric unit is beta D glucose. Okay. So now they are connected like this. Sorry. CH2OH and H. In a similar fashion, you just arrange a large number of glucose molecule in a line. Now what will happen? This OH merges with this OH. This OH merges with this OH, and so on. This chain will continue, right? So now it will become like this.
I will just make here itself. So this facility will not be available with you. So, okay, I'm just making here itself. Then and so on, and similarly so on, correct? So this is the cellulose, and we can see glycosidic linkage between carbon number 1 and carbon number 4, right? And second thing, none of the anomeric carbon is free, so this is nothing but non-reducing sugar, right? Non-reducing sugar. Got the point? Okay, कर लीजिए. हाँ सर. पॉलीसैकेराइड्स क्या infinitely long होता है? There are large number of molecules, so that nobody can count them, right? Just cannot count. Yes, sir, लिख लिया. Okay. Let us see. Next one is starch. So what is the monomeric unit in the starch? Monomer is alpha G glucose. In the cellulose, monomer what? Beta G glucose. In the starch, monomer is alpha G glucose, right? हाँ sir. So here monomer is alpha D glucose. How they are connected? Let us see. CH2H H, then H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, and CH2OH. Next is H, OH, OH, H, H, OH. Something went wrong. No, this is HOH. HOH, and hence it will be OH. And then here HOH, CH2OH, and H. Now see, just merge these two OH, and continue, right? So now we can make the glycosidic linkage over here. Like this. Then go and continue. And here also, sorry, this also I made it incorrect. This will be HOH, and
then this will be OH, H, and then this will be HOH. Okay, now it will continue. Right. So here also we can see glycologic shrinkage between carbon number 1 and carbon number 4. And here also none of the anomeric carbon is free, so it is also non-reducing sugar, right? It is also non-reducing sugar. Okay. Now there are two possible structure for the starch, and this straight chain structure is known as amylose. This straight chain structure is known as amylose, and there is branched structure also, and branch one is known as amylopectin. So just draw it, then I will draw the branch one. Okay. Yes. Next we will see the cross-linked structure. Cross-linked structure. And cross-linked structure is known as amylopectin. It is known as amylopectin, right? I'm sorry, amylopectin. So in this, the branching happens. Nothing else. Nothing is there. And there is branching. So and so on. Hydrogen, other things you can complete, right? Now then what happens? This is carbon number 5. Okay, let me draw it down. So and so on. So now this is carbon number 5. इसका OH ऊपर वाले के कार्बन नंबर 1 के OH के साथ मर्ज हो जाता है इस तरीके से, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है दो चेन्स के बीच में. Now this branched structure is known as amylopectin, correct? Okay.
ये ब्रांचिंग सारे कार्बन में होती है? It may not happen at every carbon, but at some places the branching will happen, right? अच्छा, It is not that at each and every carbon the branching will happen. But in this way, I have just shown you one of the example how the branching happens. The carbons which are free, they may some of them they may do the branching, right? And this cross-linked starch is known as amylopectin. And obviously, this is also non-reducing sugar because none of the anomeric carbon is free, right? So both of them are non-reducing, whether it is amylose or amylopectin. Got the point? So next biomolecule we are going to discuss. So this is all about carbohydrate. Next we will discuss about the proteins. Proteins. So basically, proteins are nothing but they are the polymers of amino acid. They are polymers of amino acid. So now what are the amino acid? What are the amino acid? So amino acid nothing but a compound having COOH and NH2. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, such compounds are known as amino acid. So write down the compounds containing both COOH and NH2 functional group. The compounds containing both COOH and NH2 functional groups are known as amino acid. Are known as amino acid. Got the point? Yes, sir. Okay. For example, let us say I have NH2CHR and COH. So like this, correct? And there are total 20 amino acid which exist and which form the proteins, right? So there are around 20 amino acids which do exist in the nature. 20 amino acids. All of them have been mentioned in the NCERT. So if possible, if you can memorize all of them, it will be best. But at least four, from the beginning, 4 or 5 you have to remember. Okay, so that I will just mention. So 20 amino acids exist in nature. Yes. Yes, sir. Next, we'll discuss the classification of amino acid. Or we can say classification of protein. So first is on the basis of occurrence. On the basis of occurrence. So on the basis of occurrence, there are two types. There will be natural, which are naturally existing in the nature, and there may be synthetic, which can be manufactured in the laboratory also, right? Next is on the basis of requirement of the body. On the basis of requirement of the body. Basis of requirement of body. So on the basis of requirement of body, there are of two types, essential and non-essential. Essential
Essential means those amino acids which are not formed within the body and they have to be supplied from outside. So they are not formed within the body and have to be supplied from outside. Also. And next one is non-essential, which are formed within the body and not required externally, right? Copy. एक second. The non-essential do not need to be supplied. They are formed within the body, do not to be supplied externally. Non-essential formed within the body have not to be consumed externally. Have not to be consumed externally. Okay, next classification is on the basis of functional group. Third classification is on the basis of functional group. On the basis of functional group. Okay, so on the basis of functional group, there are three types. First one is neutral amino acid. Neutral means those amino acids in which the number of NH2 and number of COOH groups are equal. Number of NH2 group is equal to number of COOH group. Why this is known as neutral? Because I know that NH2 is a basic group, right? And COOH is a acidic group. So number of NH2 and number of COOH are equal, then it is said as neutral. And then acidic, in the case of acidic, number of COOH group will be more than number of NH2 group. Number of COOH group is more than number of NH2 group, right? Also. And third one is basic, in which number of NH2 group is more than number of COOH group, right? Got the point? एक second, copy that. Yes, copy कर दीजिए. Okay. So next we'll discuss the
peptide linkage. Before peptide linkage, let us see. Suppose I have one amino acid, NH2, CHR, and COOH. What will happen? Now this is a acidic group and this is a basic group. So what will happen? This COH will release the proton and NH2 will accept. So it will form the dipolar ion. So it forms the dipolar ion, which is known as Jupiter ion. Dipolar ion is known as Jupiter ion, right? Okay. Now let us write first 5 amino acid के नाम लिख लेते हैं उनको आपको याद भी रखना है. So simplest one is glycine. Glycine is the simplest amino acid. इसका फार्मूला क्या होता है? NH2 CH2 C double bond OH. This is the simplest one, right? Because यहाँ पे R की जगह पे H है, right? Second one is alanine. एंड इसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं GLY, स्टैंडर्ड सिंबल है. एलानिन, एलानिन का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे एक H हटा के मिथाइल लगा दो. तो दिस इज एलानिन. इसके लिए सिंबल होता है ALA. थर्ड वन इज वैलिन. वैलिन, वैलिन का फार्मूला क्या होता है? NH2 CH and then CH, CH3 and CH3. Sorry. And COOH. So this is valine. Valine के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं VAL. फिर then next one is leucine. Leucine. Leucine is NH2 CH COOH and then यहाँ पे क्या है? इसके बीच में एक और CH2 ग्रुप को एंटर करा दो. तो जैसे ल्यूसीन, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं LEU. एंड देन नेक्स्ट वन इज आइसोल्यूसिन. आइसोल्यूसिन. तो आइसोल्यूसिन में इस CH3 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया मैंने, बस और कुछ नहीं, राइट? ल्यूसीन का आइसोमर. ये जो CH3 था उसको मैंने कार्बन नंबर 1 पे रख दिया. गॉट द पॉइंट? So this is isoleucine. इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग ILEU. ILEU. So at least these many you have to memorize. कम से कम इतने तो याद कर लेना. ये कॉपी कर लिया? Is it clear? Okay. Now I have just said that protein are polymers of amino acid. Protein are polymers of amino acid. So in the protein, the different amino acid
are connected to each other by a secondary amide linkage known as peptide linkage. So write down one statement, then I will see what is the peptide linkage. In protein, different amino acids are connected through secondary amide linkage known as peptide linkage, right? Okay, so what is peptide linkage? Let us see. Suppose I have glycine NH2CH2 C double bond O OH. Then I have HN CH CH3 and C double bond OH. So यहाँ पे COH का OH and NH2 का H, जैसे हमारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है ना, एसिड का OH एंड अल्कोहल का H, वो दोनों को मिला के हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं and then amide linkage get formed. Sorry, one H will be there. NH, CH, CH3 and then COOH. Now you can see this is what? This is nothing but 2 degree amide, correct? And that's why it is known as secondary amide linkage and which is known as peptide linkage. So ये नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं peptide linkage. What is the peptide linkage? Peptide linkage is nothing but it is secondary amide linkage, correct? It is secondary amide linkage. Okay. Now here we can see the 2 amino acids are connected together, so this is known as dipeptide. In the similar fashion, if there are 3 amino acids connected together, then it will be tripeptide. And if large number of amino acids are connected together, then it is known as polypeptide. That is known as protein, correct? Got the point? हाँ सर. ठीक है. अब एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोटीन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो मैटर करता है. जब सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने सबसे पहले रखा ऑन चेंजिंग द सीक्वेंस द प्रोटीन गेट चेंज, सेम नहीं रहता है वो. ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने रखा पहले ग्लाइसिन को, उसके बाद रखा एलानिन को. जैसे मैंने पहले एलानिन को रख दिया फिर ग्लाइसिन को रख दिया, तो these two are two different dipeptide, they are not the same. So in the polypeptide the sequence of amino acid matters, or in the language of mathematics we can say that it is permutation not combination, correct? परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करता है कि नहीं? कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता, इट इज जस्ट सिलेक्शन, करेक्ट? तो नीचे के स्टेटमेंट लिख लेना. इन द पॉलीपेप्टाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड is important, or we can say sequence of amino acid matters. The sequence of amino acid matters. On changing the sequence of amino acid,
The nature of compound get changed. The nature of compound get changed. Property change हो जाती हैं and we get a different protein. Okay. sir. Okay, now let us do some questions. Suppose I have glycine and alanine. हमारे पास 2 अमीनो एसिड हैं. अब इसको यूज करके आप कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं बताइए. सपोज रिपीटेशन इज अलाउड. हाउ मेनी डाइपेप्टाइड? 2. हाउ मेनी डाइपेप्टाइड? सपोज रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन इज अलाउड. तो रिपीटेशन Yeah. अलाउड. तो देखिए हम लोग जीजी बना सकते हैं, Oh, ए अच्छा, बना GG. सकते हैं, जीए भी बना सकते हैं, एजी बना सकते हैं. टोटल 4 हो जाएंगे नहीं. हाँ सर. जो है 2 बॉक्स. पहले को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को भी 2 तरीके से भर सकते हैं. राइट. हाँ, 2 2 2 4. 2 जा 4. अगला क्वेश्चन करते हैं. जैसे आई हैव जी ए एंड वी. ठीक है. हाउ मेनी डाइपेप्टाइड विद नो रेपिटेशन? हाउ मेनी डाइपेप्टाइड with no repetition? With no repetition. 6. 6 हो जाएंगे. बिकॉज देखो यहाँ पे 3 से आपको 2 सेलेक्ट करने, 3C2 तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं ना, उनको आपस में हाँ, परम्यूट भी कर सकते हैं. राइट. हम्म. 3 into 2 दैट इज 6. कौन कौन से हो जाएंगे देखिए. जीए हो जाएगा, फिर एजी हो जाएगा, फिर जीबी हो जाएगा, फिर वीजी हो जाएगा, फिर एवी हो जाएगा, फिर वीए हो जाएगा. राइट. हाँ 6 सर. करेक्ट. चलिए एक क्वेश्चन और करिए. सपोज आई हैव एजीवी. हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड? हाउ मेनी tripeptide? Suppose repetition is not allowed. Not allowed. AGV 3 into 2 6. 6, yes. How many tripeptide? Tripeptide. Repetition is not allowed. No repetition. कितने हो जाएंगे? 3C3 into 3 factorial, right? So 3, this is 1 into 3 into 2, that is nothing but 6, correct? Got the point? Yes, एक second. Okay. Now next we'll see there is something called as electrophoresis. 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 Okay, now what is electrophoresis? Suppose I have solution of any electrolyte, correct? I have solution of any electrolyte and let us say I just apply a potential to that solution. Now we know that this is anode, positively charged, and this is cathode, negatively charged. Now we know that the anion will move toward the anode and cation will move toward the cathode. So movement of cation and anion toward oppositely charged electrode is known as electrophoresis, correct? Movement of cation and anion Toward the oppositely charged electrode. That process is known as electrophoresis. So just write down, I will dictate. Migration of cation toward cathode and anion toward anode. बस एक सेकंड वो ड्रॉ कर लो. Yes.
हाँ सर. Writing moment of cation toward cathode and anions toward anode. Moment of cation towards cathode and anions toward anode. On application of on application of external potential difference. On application of external potential difference through an aqueous solution of electrolyte. Through an aqueous solution of electrolyte. On application of external potential difference To an aqueous solution of electrolyte. हाँ सर लिख लिया. Okay. Now suppose now first we'll see the electrophoresis in the case of neutral amino acid. Neutral. Before that, let's discuss the isoelectronic point. Isoelectronic point or isoelectric point. So what is isoelectric point? It is a point when the concentration of cation is equal to concentration of anion in any solution. let us say particular solution है यहाँ पे, नहीं तो cation और anion का concentration बराबर होगा, तो there is not going to be any net movement of cation or anion toward any of the electrode, because यदि cation और anion का concentration बराबर है, जितना पॉजिटिव चार्ज कैथोड के साइड में फ्लो करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज एनोड के साइड में फ्लो कर जाएगा. So there is not going to be any net movement of, we can say net movement of charge toward any of the electrode, right? हाँ सर. So now the pH of solution at which it happens, that pH is known as isoelectronic point, or we can say the point at which concentration of cation becomes equal to concentration of anion, that is known as isoelectric point. Okay, write down. When the concentration of cation is equal to concentration of anion, when the concentration of cation is equal to concentration of anion, there is no net movement toward any electrode. I am not telling there is no movement, I am telling there is no net movement. There is going to be movement. Cation will move toward the cathode, anion will move toward the anode, but the amount of positive charge moving toward the anode will be equal to the amount of negative charge moving toward the anode will be equal to the amount of positive charge moving toward the cathode. So there is not going to be any net movement of ions, correct? Okay. The point at which concentration of cation becomes equal to concentration of anion, there is no net movement toward any electrode on application of potential difference. There is no net movement toward any electrode on application of potential difference. This is known as isoelectric point, correct? Now for the various kind of amino acid, we will calculate the isoelectronic point. First we will see for the neutral amino acid. हाँ सर. Okay. First we will see for the neutral amino acid. Neutral amino acid. इसका एप्लीकेशन क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट? आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जेई में पूछेंगे, बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बोर्ड सिलेबस में नहीं है. आपसे वहां पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पूछ लेते हैं, लेट्स से पीएच वैल्यू दे देते हैं सॉल्यूशन की.
सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू देने के बाद पूछ लेते हैं, बताइए बताइए कि किस आयन का मूवमेंट होगा, किस इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, लाइक दैट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, करेक्ट। एप्लीकेशन यही है कि फाइंड आउट करना। नो नो नो, हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फॉर अस एप्लीकेशन दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दैट वे, करेक्ट। हाँ सो मैं अपना 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 एप्लीकेशन बताया हूँ, अच्छा राइट, ओके। So let us say I have one amino acid NH2, CHR and COH, ठीक है। इसका एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास है। लेट अस से सबसे पहले बिल्कुल लो पीएच से स्टार्ट करता हूँ। तो लो पीएच की सब, लेट अस से सॉल्यूशन का पीएच काफी लो है, तब क्या होगा देखिए, NH2H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज ये तो एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। लो पीएच का मतलब क्या है, सॉल्यूशन आपका एसिडिक है ना, तो एट लो पीएच इट विल एक्सेप्ट 1H+ एंड इस फॉर्म में रहेगा ना। अब देखिए क्या कर सकता है, लेट अस से अभी इसका मैं आयोनाइजेशन कर देता हूँ, इसका आयोनाइजेशन कर देता हूँ। सबसे पहले किस H को लूज करेगा, इस H को लूज करेगा, और उसके बाद इसको लूज करेगा। सबसे पहले इसने लूज कर दिया COOH वाले H को। सर COOH वाला तो वो ले लिया ना H, तो वहाँ पे H कैसे बचा? नहीं नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी COOH है, ही रहेगा। बिकॉज सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, राइट, तो H विल बी देयर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। लो पीएच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लो पीएच है तो इसलिए यहाँ पे लो पीएच है, तो NH3+ बन गया, बिकॉज लो पीएच में एसिडिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से H+ ले लेगा ये, और ये रिटेंज रहेगा। लेट्स से इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka1, एंड ये इसको हम लोग कैटायन बोल देते हैं, बिकॉज दिस इज कैटायन, एंड इसको बोल देते हैं डाईपोलर आयन, दैट इज, इसको Di से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डाईपोलर आयन कर, Di मींस डाईपोलर आयन, डाईपोलर आयन। नाउ अभी इस H+ को भी लूज करवा दो आयनाइज करा के। H2 CHR COO minus plus H+ Ka2, right. अब this is your di-ion, we will call it as an anion, correct. Now see what will happen, what will be Ka1, Ka1 will be nothing but concentration of di-ion into concentration of H+ upon concentration of cation, correct. And what will be Ka2, concentration of anion into concentration of H+ upon concentration of di-ion, right. Now at isoelectronic point, concentration of cation is equal to concentration of anion, right. हाँ सर। It means what, यहाँ से cation निकाल के रख दो, तो cation Ka1 सॉरी Di to H+ अपॉन Ka1, करेक्ट, हाँ सर। इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा ये Ka2 Di अपॉन H+, राइट। तो यहाँ से Di कैंसिल आउट हो गया, ओके। इधर बॉक्स में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर क्या बन जाएगा, Ka1 Ka2, राइट। हाँ सर। So concentration of H+ will be nothing but square root of Ka1 Ka2, तो माइनस लॉग ले लेंगे तो pH बन जाएगा, pH इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2, मतलब इस पर्टिकुलर pH पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आएगा, गा तो पॉइंट, इस फॉर्मूला को मेमोराइज करके रखना है आपको, इस पर्टिकुलर pH पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आ जाएगा आपका सॉल्यूशन का।
हाँ सर लिख लिया. Okay. Now let me do one question, small question on this. Suppose I have NH2, CHR and COOH. अच्छा से इसका K1 दे रखा है आपको 10⁻⁷, K2 दे रखा है 10⁻⁹. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या हो जाएगा? Pi will be nothing but half pKa1 प्लस pKa2. यहाँ से देखिए pKa1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा कि नहीं? हाँ. pKa2 will be 9, correct? Becomes half 7 plus 9, it will be 8. It means what? Let us say I am trying pH scale. Let us say this is 8. This is Pi. Now इसके पहले हमारा concentration of cation will be more than concentration of anion. इसके बाद में concentration of anion will be more than concentration of cation, right? ठीक है. तो let us say solution का pH 8 से less है तो cation का concentration ज्यादा होगा and there is going to be net movement toward the cathode, correct? हाँ सर. 8 से ज्यादा pH है तो anion का concentration ज्यादा होगा and there is going to be net movement toward the anode, right? because the pH 8 से लेस है इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन आपका रिलेटिवली एसिडिक है कि नहीं? ये रिलेटिवली एसिडिक है तो आपका कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा कि नहीं? हाँ. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये दे देगा, बोलेगा बताइए किस इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या किस आयन का मूवमेंट होगा, ऐसे ही पूछ लेते हैं. लिख लिया. Okay. Next, let's say I have acidic amino acid. एसिडिक अमीनो एसिड उसका भी निकालते हैं जाइए आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट और किस पीएच पे किस आयन का मूवमेंट होगा. तो इसको भी हम सबसे पहले लो पीएच से स्टार्ट करते हैं लेटर से. एग्जांपल ले लेते हैं NH2 CH2 COH लेटर से COH. दो COH आ गया, एसिडिक बन गया कि नहीं? एक NH2 है. तो इसको भी सबसे पहले एट लो पीएच पे देखते हैं क्या होगा. आप चाहें तो हाई पीएच से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. मतलब मैं एक एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैं एनालाइज कर रहा हूँ क्या हो रहा है, राइट? Yes sir. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम. तो लो पीएच पे NH3 प्लस CH2 CH COH इस फॉर्म में रहेगा पहले, करेक्ट? अब एक एक H को लूज कराओ. नाउ सी आपको वहां पे एग्जाम में K1 K2 K3 ये सब दिए रहेंगे ग्रुप्स के. तो जिसका K सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले वो H को लूज करेगा, जिसका K कम होगा वो बाद में लूज करेगा, राइट? तो ये तो समझ आता है भाई COH का K जो होता है वो NH3 से ज्यादा होता है. तो दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स से दो COH है उसमें किसका ज्यादा है किसका कम है तो आपको एग्जाम में डेटा दिया होगा उससे आप लोग पता कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे दोनों COH सिमेट्रिकल हैं, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है उनमें, तो एक तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें असिमेट्रिकल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उन दोनों का एसिडिक डिस्टेंस सेम नहीं होगा, राइट? उसमें देयर विल बी सम डिफरेंस. देन यू विल प्रोवाइडेड द K2 वैल्यू सॉरी Ka वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिस्टिंग्विश कौन पहले लूज करेगा कौन बाद में लूज करेगा. एंड यदि सपोज डेटा नहीं भी दिया है तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे हम लोग पढ़े थे ना ऑर्गेनिक में, हाँ सर. उस एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी कर सकते हैं. जो ज्यादा एसिडिक है वो पहले लूज करेगा, जो कम एसिडिक है वो बाद में लूज करेगा. तो these are the various ways which you can apply. तो सबसे पहले मैं COH से लूज करा देता हूँ. वन बाय वन कराना है, एक साथ सबको नहीं कराना, करेक्ट? तो जैसे इसको मैं बोल दिया K1. अब देखिए ये है आपका कैटायन एंड दिस इज डाई आयन, राइट?
JN, then NH3 plus CH2 CH COOH and COO minus. So this is di-ion. अब ये इधर वाले H को लूज कर देगा, H3 plus CH2 CH COO minus. ये क्या बन गया आपका, एनायन बन गया कि नहीं? देखो ना, 2 माइनस 1 प्लस है, राइट? तो ये एनायन बन गया, राइट? वैसे से इसको KO2 बोल देते हैं। हाँ, यहाँ पे H+ तो लिखना भूल ही जाता हूँ बार बार। कॉपी कर लिया? ओके, दिस इज कॉपीड। ओके, आप यहाँ पे तीसरे H को भी लूज करवा दो। NH2 CH2 CH COO minus and COO minus plus H plus, राइट? जैसे देखिए K थी अपनी कॉपी में, देखना K। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है anion, दिस इज योर डाई anion, करेक्ट? डाई anion, राइट? अच्छा, हाँ तो शॉर्ट में इसलिए लिख ले रहे हैं जिसे बार बार लिखना ना पड़े ना, नहीं तो बड़ा बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ तो Ka1 इज नथिंग बट, आप कॉपी में देख सकते हैं, Kn विल बी नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ डाई anion इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H plus अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, इवन देयर इज नो नीड टू राइट दिस, आई विल जस्ट टेल यू। ये तो मैं pH स्केल बनाता हूँ, आप उसको लिख सकते हैं खुद से। तो pH स्केल में यहाँ पे भी 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आएंगे, देयर विल बी 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। जैसे तो दिस इज Pi1, दिस विल बी इक्वल टू Pka1 plus Pka2 upon 2, right? And then here Pka2 plus Pk3 by 2. तो यहाँ पे क्या रहेगा, यदि cation इज मोर देन anion, ऐसा रहेगा। इधर में क्या रहेगा, anion will be more than cation, anion will be more than cation। यहाँ पे क्या रहेगा, डाई anion will be more than anion, डाई anion will be more than anion, राइट? बिकॉज इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका cation anion बराबर होगा, राइट? हाँ सर। एंड इस पॉइंट पे आपका anion और डाई anion बराबर होगा, राइट? हाँ सर। अब अकॉर्डिंगली जो पीएच दिया आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पे पीएच वैल्यू दे रखी है आपको, कैटायन का मूवमेंट होगा नेट कैथोड की तरफ, यहाँ पे कहीं पे दे रखा है नेट मूवमेंट किसका होगा, एनायन का होगा। यहाँ पे कुछ दे रखा है तो नेट मूवमेंट किसका होगा, डाई एनायन का होगा। एंड अकॉर्डिंगली आप इस चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। Okay, next you will see basic amino acid. So this portion is not there in the board, huh? This portion is not there. अच्छा। All this isoelectron, electroforces का definition याद रख सकते हैं, and isoelectron point का definition याद रख सकते हैं, but all these calculations are not there, right? Just I have NH2 CH2 CHNH2 and COOH, ये बेसिक हो गया, राइट? इसको बोले जैसे मैं लो पीएच से स्टार्ट करता हूँ, तो लो पीएच से स्टार्ट करूंगा तो ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे H प्लस को, राइट? हाँ सर। NH3 plus CH2 CH NH3 plus and COH। अब वन बाय वन लूज करा दो सबको, पहले ये लूज करेगा,
sorry. First it will lose. 1 second, one call is coming. I'll just do it. हाँ सर. Okay, so this one NH3 it will lose CH2 and NH2. And then, oh sorry, CH NH2 and then CO. I'm sorry, first it will lose CO minus. This is, let's just say Ka1. So this we can say a dication, and this is nothing but, this will be what? This is cation, right? Because 2 plus and 1 minus, right? This is just notation, right? हाँ सर. Then NH3 plus CH2 CH NH3 plus and CO minus, then it will lose H from here. Now that will depend whether इसका किया ज्यादा है किसका किया ज्यादा है, वो आपको डेटा दिए होंगे अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं इससे लूज करा दिया. Now this becomes diion, right? This is Ka2 and here I am writing then NH3 plus CH2 CH NH2 CO minus, and then it will lose this H also. And then let us say this is Ka3. So this is anion, right? And this is diion. So now everywhere you can write H plus. Okay. Copy it. हाँ सर. Now let us say this is pH scale. This is, let us say PI1. This is PI2. So this will be pK1 plus pK2 by 2, right? हाँ सर. You can do the calculation, it will come, right? This is pK2 pK3 by 2. Here the concentration of cation is dication is equal to concentration of Diet. not anion, concentration of cation. And here concentration of anion is equal to, this is third one, na? So third one was what? Concentration of cation will be equal to concentration of anion, right? हाँ सर. So in this region, dication more than anion, more than cation, sorry. Here cation more than dication, right? And here anion more than cation, right? So accordingly you can decide that at what pH which will move, right? हाँ सर. Okay, so this is all about biomolecules. So now next we will discuss the nomenclature.